राजस्थान के भरतपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर एक पुराना रेलवे स्टेशन है। नाम है गोपीनगर। पर अब वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती और कोई आदमी भी नहीं। सिर्फ जानवरों की लाशें मिलती हैं या फिर खून से लथपथ पट्टरियों के किनारे किसी की टूटी हुई चप्पल। और लोग कहते हैं कि रात में अगर किसी ने उस प्लेटफॉर्म पर पैर रखा तो अगली सुबह वो इंसान खुद रेल बन जाता है। मतलब उसकी आत्मा वहीं घूमती है, सीटी की आवाज में चीखें भरती हैं और उसकी सांसें पटरी के अंदर कैद हो जाती हैं। ये सुनकर मैं भी हंसा करता था, लेकिन फिर जो हुआ उसने मेरी हंसी छीन ली। और अब मैं ये कहानी सुना रहा हूं ताकि तुम भी समझ सको कि कुछ जगह छोड़ देना ही बेहतर होता है। बात 6 साल पुरानी है, जब मैं फोटोग्राफी का शौकीन था और पुरानी जगहों की तलाश में भटकता रहता था। मेरी नज़र एक ऑनलाइन ब्लॉग पर गई जहां किसी ने लिखा था कि गोपीनगर स्टेशन की तस्वीर लेने वाला आखिरी इंसान पिछले 2 साल से लापता है। और तभी मुझे लगा कि बस अब वहीं जाना है, एक्सप्लोर करना है और सच्चाई पता करनी है। मैंने अपने दोस्त उमंग को साथ लिया, जो मेरी हर पागल हरकत में साथ देता था। हम दोनों ने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और रात करीब 9:30 बजे भरतपुर पहुंचे। वहां से एक लोकल टैक्सी ली और जब ड्राइवर ने सुना कि हम गोपीनगर जा रहे हैं तो उसने बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी और बोला कि आगे का किराया जान लोगे तो भी नहीं मिलेगा। हम हंसे और पैदल चल पड़े। सर्दी की रात थी और हवा में कोई अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने लोहे के डब्बों में बसी जली हुई चर्बी की बदबू। जैसे ही स्टेशन पास आया, हमें दूर से प्लेटफॉर्म की रोशनी दिखी, लेकिन वहां कोई लाइट नहीं थी। ये हमें बाद में पता चला। पहली नजर में स्टेशन वीरान था। टूटी बेंचें, झाड़ियों से ढकी टिकट खिड़की और एक बोर्ड जिस पर गोपी लिखा था, लेकिन नगर शब्द किसी ने खुरच दिया था। हम दोनों कैमरा लेकर अंदर बढ़े। उमंग मजाक कर रहा था कि यार यहां से अगर भूत मिला तो सेल्फी तो बनती है। तभी प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे से हमें एक धुंधली आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने सीटी मारी हो, मगर वो कोई गार्ड की सीटी नहीं थी। उसमें गुस्सा था, दर्द था और कुछ ऐसा कि शरीर में ठंड दौड़ जाए। हम दोनों ठिठक गए और तभी मैंने देखा कि एक बेहद पुरानी ट्रेन बिना इंजन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर धीरे धीरे सरक रही थी, बिना किसी आवाज के, सिर्फ धुआं छोड़ती हुई, और उसका हर डब्बा खून से सना हुआ लग रहा था। हम दोनों पीछे हटे, लेकिन पीछे कुछ था ही नहीं। स्टेशन के पीछे सिर्फ जंगल था और आगे सिर्फ वो ट्रेन थी जो हमारी तरफ बढ़ रही थी। तभी उमंग चिल्लाया कि देखो, और उसके इशारे पर मैंने जो देखा वो मेरी आंखों में आज भी ठहरा हुआ है। प्लेटफॉर्म के कोने पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके पैर नहीं थे, वो सिर्फ अपने नाखूनों से पटरी को खरोंच रहा था। और जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे आंखें हों ही नहीं, और मुंह में गूंजती आवाज निकली, यहां जो आता है वो लौटता नहीं, क्योंकि यहां जो रुका वो किसी और की जगह आया था, किसी और की मौत पूरी करने, किसी और का सफर पूरा करने, और अब तुम में से एक को भी वही करना होगा। उस बूढ़े की आवाज जैसे हवा में जंग लगी लोहे की तरह गूंज रही थी। उमंग पीछे खिसका, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उस बूढ़े ने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए और जोर से कुछ बड़बड़ाने लगा। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था, जैसे उसके नाखून अंदर की नसों तक पहुंच चुके हों। और तभी पीछे से सीटी की आवाज आई, लेकिन इस बार वो किसी लोकोमोटिव की नहीं, बल्कि किसी के गले से निकली चीख जैसी थी। हमने पलट कर देखा तो वहां कोई ट्रेन नहीं थी, बस रेल की पटरियों पर उल्टे लटके हुए लोगों की आकृतियां थीं, जो हवा में झूल रही थी। उनके शरीर टूटे हुए थे, लेकिन चेहरों पर मुस्कानें जमी थीं, जैसे मरने के बाद उन्हें राहत मिली हो। तभी प्लेटफॉर्म की लाइटें एक साथ जलने बुझने लगीं। पर हमें सबसे डरावनी बात तब महसूस हुई जब देखा कि स्टेशन के घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थी। हर सेकंड के साथ वक्त पीछे जा रहा था और हम जैसे किसी ऐसे वक्त की ओर बढ़ रहे थे जो कभी हुआ ही नहीं था। मैंने उमंग का हाथ पकड़ा और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तभी मेरे फोन की फ्लैश लाइट जल गई अपने आप
और कैमरे की स्क्रीन में कुछ दिखा जो सामने नहीं था। एक लड़की जो स्टेशन मास्टर की खिड़की के अंदर बंद थी, उसका चेहरा खून से सना था, बाल उलझे हुए और आंखों से पानी नहीं, राख बह रही थी। वो बस एक ही बात बोल रही थी, ट्रेन छूट गई थी पर मैंने चढ़ना ही नहीं था। मुझे धक्का दिया था किसी ने पीछे से जब मैं टिकट ले रही थी, और अब मैं यहीं अटकी हूं। जब तक कोई मेरी जगह न ले मैं जा नहीं सकती। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब दिख रहा है या दिमाग का धोखा है। लेकिन तभी उमंग की आंखें सूनी हो गईं, जैसे उसमें कोई और उतर आया हो, और वो बड़बड़ाने लगा। ट्रेन छूट गई थी लेकिन मैं उसमें था। और फिर वो जोर से हंसा। उसकी हंसी में वही सीटी वाली कराह मिल चुकी थी और उसकी आंखों से सफेद धुआं निकल रहा था। मैंने उसे झकझोरा, लेकिन उसका शरीर अब भारी होता जा रहा था, जैसे किसी पुराने लोहे के डिब्बे से भरा हो। तभी उस बूढ़े ने, जो प्लेटफॉर्म के किनारे बैठा था, जोर से चिल्लाकर कहा, हो गया फैसला, नई टिकट कट चुकी है। अब एक जाएगा और एक बचेगा, और जो बचेगा वो कभी पूरी रात नहीं सो पाएगा। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, और जब खोली तो मैं अकेला था। उमंग नहीं था, ट्रेन नहीं थी, बूढ़ा भी गायब। लेकिन एक टिकट मेरे पैर के पास पड़ी थी जिस पर नाम लिखा था उमंग शर्मा, और तारीख वही थी जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। 13 दिसंबर 1974, और प्लेटफॉर्म की घड़ी अभी भी उल्टी चल रही थी। हर टिक टिक के साथ जैसे कोई पुराना राज खुलता जा रहा था। मैं टिकट को उठाकर देख ही रहा था कि अचानक हवा ठंडी नहीं बल्कि बर्फीली हो गई, जैसे किसी ने स्टेशन को समय की किसी और परत में धकेल दिया हो। मेरी सांसें भाप में बदलने लगीं, जबकि दिसंबर की वो रात इतनी ठंडी नहीं थी। तभी टिकट के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखा, एक बार जो आया वो गया तो सही, लेकिन अपने हिस्से की मौत छोड़ गया। मैंने झट से टिकट जेब में रखी और प्लेटफॉर्म से बाहर जाने के लिए मुड़ा, पर जो रास्ता आया था वो अब नहीं था। स्टेशन के चारों ओर अब सिर्फ जंगल नहीं बल्कि पुराने जले हुए डिब्बों के ढांचे थे जो घेर कर खड़े हो गए थे, और उनके भीतर से कराहती आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, जैसे कोई माँ किसी को पुकार रही हो। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि कानों में सिर्फ वही गूंज रही थी। तभी एक कोने से स्टेशनी कुर्सी की चरमराहट सुनाई दी। वहां वही लड़की बैठी थी जिसे मैंने पहले कैमरे में देखा था, लेकिन अब वो असली थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और हाथ में एक रजिस्टर था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, आज के लिए एक नाम और जुड़ गया है, तुम्हारा दोस्त। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि उसने पन्ना पलटा और जो नाम लिखा वो था अंशुमान चौधरी, यानी मेरा नाम। मैं चौंका, पीछे हटने लगा, लेकिन उसके आसपास अजीब सी लकीरें थीं, जैसे रेल के डिब्बों की जंग लगी जंजीरें हवा में लटक रही हों और उसके चारों ओर गोल घेरा बना रही हों। वो उठी और मेरे सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब पूरी तरह राख बन चुका था, आंखें अंदर ढंसी हुई और बाल हवा में तैरते हुए उसने कहा, टिकट मिल गई ना, अब सिर्फ ट्रेन का इंतजार है। और याद रखना, ये ट्रेन आवाज नहीं करती, न सीटी देती है, ये बस आती है और जिसको ले जानी हो उसे खुद पता चल जाता है। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे हवा में मेरे चारों ओर कोई अदृश्य शीशा था, मैं टकरा कर गिर गया। जमीन पर कुछ खुरचने की आवाज आई। नीचे देखा तो वहां पटरियों की तरह दो लंबी लकीरें खींच रही थी और उनमें से खून रिस रहा था। उस पर मेरा नाम उभर रहा था। तभी पुराने अनाउंसमेंट स्पीकर से एक आवाज गूंजी, यात्री कृपया ध्यान दें, आत्मा संख्या 119 आज अपने सफर पर रवाना होगी। गंतव्य अधूरा अंत। और उसी के साथ प्लेटफॉर्म पर अंधेरा फैलने लगा, जैसे अंधेरा नहीं, कोई परछाई हर कोने से रेंग रही हो। एक भयंकर गंध आई, जलते हुए बालों की, सड़ी हुई हड्डियों की, और उस अंधेरे के बीच एक ट्रेन फिर दिखी। इस बार डिब्बे नहीं थे, सिर्फ दरवाजे थे, और हर दरवाजे से एक चेहरा झांक रहा था, इंसानों जैसा मगर पहचान से परे। और हर चेहरा कुछ कह रहा था जो कानों से नहीं, सीधा दिमाग में सुनाई दे रहा था। लौटने का रास्ता बंद हो चुका है, अब जो बचेगा वही गवाह कहलाएगा। यह आवाज मेरे कानों में नहीं, मेरी रूह के अंदर गूंज रही थी, जैसे किसी ने दिमाग को हथौड़े से पीटा हो।
और हर सोच, हर याद को खून में डुबो दिया हो। मैं जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। हाथ कांप रहे थे और टिकट मेरी जेब में धड़क रही थी, जैसे दिल बन गई हो। सामने खड़ी वो ट्रेन अब बिल्कुल पास थी, लेकिन उसमें चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ दरवाजे, और हर दरवाजे से झांकते चेहरे अब मुझसे आंखें मिला रहे थे। एक चेहरे की आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसी मेरी माँ की थीं जब मैंने पहली बार उन्हें अस्पताल में ऑक्सीजन मास्क के साथ देखा था। और तभी समझ आया, ये ट्रेन सिर्फ मरने वालों की नहीं, बल्कि पछतावे में डूबे जिंदा लोगों की भी थी। ये ट्रेन वो सफर थी जिसे कोई खुशी से नहीं करता। तभी एक दरवाजा खुला और अंदर से वही बूढ़ा निकल आया जो पहले प्लेटफॉर्म के किनारे बैठा था, पर अब उसके पैर थे और वो सीधा चलकर मेरे सामने आया। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी जगह दे दो किसी और को, या फिर पूरी जिंदगी इस स्टेशन पर इसी टिकट को लिए घूमते रहो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी जगह ली तो उसका नाम भी तुम्हें ही बताना होगा। वो कौन है जो तुम्हारे हिस्से की मौत ले सकता है? वो कौन है जो तुम्हारे लिए भटके, तुम्हारे लिए डरे, और अगर नाम गलत हुआ तो तुम्हारे हिस्से की सजा दोगुनी होगी। मैं घबरा गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी मुझे उमंग की हंसी याद आई जो उस ट्रेन को देखकर बदली थी। एक बार फिर वो पल मेरे सामने था और लगा कि अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद वो अब तक बचाने की कोशिश करता। और मैंने जैसे ही ये सोचा, बूढ़ा बोला, तो फिर क्यों नहीं लिया उसका नाम? क्यों नहीं कहा कि वही चले? तब तुम यहां नहीं होते। मैं कांपते हुए बोला, मैंने नहीं बुलाया उसे, वो खुद आया था। वो मेरा दोस्त था, मगर उसकी मौत मेरी कीमत नहीं हो सकती। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, यही तो गलती की तुमने। दोस्त कभी तुम्हारे लिए नहीं मरते, वो सिर्फ इस भ्रम में रहते हैं कि साथ होने से सब ठीक रहेगा। और जब बारी आती है बलि की तो नाम दोस्त का नहीं लिया जाता। लेकिन अब तुम्हें लेना होगा। तभी प्लेटफॉर्म की सारी बत्तियां बुझ गईं और दूर से सीटी की वो भयानक गूंज फिर सुनाई दी। हवा रुक गई, वक्त थम गया और मेरी सांसें जैसे ठंडी बर्फ बन गईं। तभी ट्रेन के एक और दरवाजे से एक लड़की उतरी। वो वही थी जो टिकट खिड़की में फंसी थी, पर अब वो जिंदा लग रही थी, चलती हुई, बोलती हुई, और उसके होठों से एक ही नाम निकला, आर्या। मैंने चौंक कर पूछा, कौन आर्या? तो उसने धीरे से कहा, वो जिसे तुमने कभी स्टेशन तक आने भी नहीं दिया था, जिसे तुम्हारे डर से खुद को ट्रेन के नीचे गिराना पड़ा, और अब वो लौट आई है तुम्हें लेने, तुम्हारी जगह तय करने, तुम्हारे हिस्से का डर बांटने। वो लड़की जिसे मैंने कई साल पहले जाने अनजाने में खो दिया था, अब मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई शिकवा था, ना कोई आंसू, बस एक सन्नाटा था जो सीधा मेरे सीने के आर पार जा रहा था। वो आर्या थी, मेरी पहली मोहब्बत, जिससे मेरा रिश्ता कभी ठीक से बना ही नहीं, जो हर बार मेरे झूठे वादों के बीच पिसती रही। और एक रात उस गुस्से में उसने खुद को चलती ट्रेन के नीचे फेंक दिया था। वही ट्रेन जो अब इस स्टेशन पर मेरी आत्मा को बुला रही थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने धीरे से कहा, मैं वापस आई हूं, पर इंसान बनकर नहीं, एक हिस्सेदार बनकर, तुम्हारे पाप का एक पात्र लेकर, तुम्हारी आधी सजा अपने साथ बांटने। लेकिन एक शर्त है, अगर मुझे स्वीकार कर लिया तो तुम लौट सकते हो, लेकिन अगर मना किया तो तुम्हारा नाम इस स्टेशन के पत्थरों पर उभर जाएगा, जहां हर रात हवा में सीटी के साथ तुम्हारी चीखें गूंजेंगी। मेरी सांस अटकने लगी थी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैरों ने जवाब दे दिया था। आर्या मेरे करीब आई और उसने मेरी जेब से टिकट निकाली, उसे पढ़ा और मुस्कुराकर बोली, तारीख तो पुरानी है लेकिन गुनाह ताज़ा है, चलो फैसला खुद कर लो। उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर लहरें उठीं, जैसे कोई ट्रेन हवा में तैरती हुई स्टेशन पार कर रही हो। मैं चीख पड़ा, यह सब सपना है, ये सब मेरे दिमाग का फरेब है। कोई नहीं मरा, ना उमंग ना तुम, मैं यहाँ नहीं हूं। पर तभी बूढ़े ने सीटी बजाई और पीछे से वो सारे चेहरे जो ट्रेन के दरवाजों से झांक रहे थे अब प्लेटफॉर्म पर आ चुके थे, और हर एक के चेहरे पर मेरी ही आंखें थीं, मेरी ही शक्ल थी।
जैसे मैं कई बार मर चुका था, कई बार टिकट कटवा चुका था, लेकिन हर बार किसी और की जान लेकर वापस आया था। आर्या ने मेरा हाथ थामा और कहा, अगर तुम इस स्टेशन से बाहर जाना चाहते हो तो किसी और को भेजना होगा, किसी ऐसा जिसे तुम जानते हो, जो अभी जिंदा है, जो तुम्हारी तरह अपने गुनाह को नजरअंदाज कर रहा है। अब चुनाव तुम्हारा है। तभी स्टेशन मास्टर का पुराना माइक ऑन हुआ और आवाज आई, यात्री कृपया ध्यान दें, आत्मा संख्या 119 की वापसी पर विचार किया जा रहा है। कृपया अपने विकल्पों में से एक आत्मा का चयन करें। और उस स्क्रीन पर कुछ नाम उभरे, पापा, मम्मी, उमंग, आर्या और एक नाम जिसने मेरी रीढ़ को जकड़ लिया, मेरा खुद का छोटा भाई आदित्य। मैंने कांपते हुए पीछे देखा तो वहीं स्टेशन की आखिरी बेंच पर बैठा आदित्य दिखा। उसे नहीं पता था वो यहां कैसे पहुंचा, लेकिन वो वही मासूम चेहरा था जो मुझे हमेशा माफ करता रहा और अब शायद मेरी वजह से यहां खड़ा था। आर्या ने कहा, तुम्हें किसी एक को चुनना ही होगा ताकि तुम लौट सको, या फिर यहीं रह जाओ। उमंग, आर्या, आदित्य, इनमें से किसी की भी सांस तुम्हारे लिए रुक सकती है, मगर क्या तुम्हारी रूह ये बोझ उठा पाएगी? ये सवाल जैसे मेरे कानों में नहीं, मेरी हड्डियों में गूंज रहा था। मेरे सामने 3 नाम थे, 3 चेहरे, 3 जिंदगियां, और सिर्फ एक रास्ता था जिससे मैं इस स्टेशन की गिरफ्त से बाहर निकल सकता था। लेकिन हर रास्ता किसी अपने की सांस पर खत्म हो रहा था। आर्या अब भी मेरे सामने खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर अब एक धुंध छा गई थी, जैसे वक्त के कई रूप उस पर एक साथ चिपक गए हों। वो अतीत भी थी, वर्तमान भी, और शायद वो भविष्य भी, जिसे मैं देखना नहीं चाहता था। उसने धीमे से कहा, सोच मत, यहां जितनी देर करोगे उतना ही सजा गहराएगी, और फिर तुम्हारा शरीर ही नहीं, यादें भी गल जाएंगी, और जब कोई तुम्हें याद करेगा तो सिर्फ एक सीटी बजेगी कहीं दूर से। मैंने कांपते हुए स्क्रीन की ओर देखा। उमंग, जो मेरे साथ आया था और अब शायद मेरी वजह से उस ट्रेन में समा चुका था। आर्या, जो मेरे झूठे प्यार का सच बन गई थी। और आदित्य, जिसने कभी शिकायत नहीं की, सिर्फ समझा। और अब उसकी मासूम आंखें प्लेटफॉर्म की आखिरी बेंच से मुझे निहार रही थी। मैं चीखना चाहता था कि ये गलत है, ये कोई इम्तिहान नहीं, ये शैतानी खेल है, मगर तब बूढ़े की करारी हंसी गूंजी। नहीं बेटा, ये खेल नहीं, ये हिसाब है, और हर रूह को अपने हिस्से की मौत खुद चुननी पड़ती है। तुम भी इससे अलग नहीं। तभी स्टेशन की लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगी। प्लेटफॉर्म पर खून की लकीरें उभर आईं, जो 3 रास्तों में बढ़ती थीं। एक उमंग की ओर, जो अब प्लेटफॉर्म के एक किनारे पर खड़ा था, चेहरा पूरी तरह बुझा हुआ, आंखें लाल जैसे बरसों से सोया ना हो। दूसरा आर्या की ओर, जो अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में झूठ नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद मरने के लिए तैयार हो। और तीसरा रास्ता आदित्य की ओर, जो धीरे धीरे बेंच से उठ रहा था। उसके हाथ में मेरी पुरानी घड़ी थी, जो मैंने उसे तोहफे में दी थी, और वो अब भी काम कर रही थी। उल्टी दिशा में, वक्त को पीछे घसीटते हुए, तभी बूढ़े ने आखिरी बार पूछा, बोल, किसे चुनेगा तू? किसकी सांस तेरे लौटने की कीमत बनेगी, या फिर खुद ही यहीं से चीखता हुआ रुक जाएगा? प्लेटफॉर्म की लकीरें जलने लगीं, जैसे पिघला लावा बह रहा हो, और मेरी टांगें खुद चलने लगी। मैं नहीं जानता था कहाँ जा रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा ने एक नाम सोच लिया था, सिर्फ एक नाम। और जैसे ही मैं उस दिशा में मुड़ा, आदित्य की आंखों में एक चमक आई। वो डर नहीं था, वो भरोसा था, जैसे उसे यकीन था कि मैं उसे नहीं चुनूंगा। और वो आगे बढ़कर बोला, भाई, मुझे याद नहीं मैं यहां कैसे आया, लेकिन अगर तुझे कुछ देना पड़े तो ले ले मेरी जगह, क्योंकि तू ही है जिसने मुझे जिंदगी दी। अगर तू नहीं रहा तो मैं भी अधूरा रह जाऊंगा। आदित्य के ये शब्द जैसे किसी हथौड़े की तरह मेरे सीने में बज रहे थे, और उसी पल मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कोई चीज फट गई हो, जैसे गिल्ट की गांठ जो बरसों से अंदर जमी थी, अब टूटकर मेरी नसों में फैल गई हो। प्लेटफॉर्म की जमीन अब पिघलते लोहे जैसी लग रही थी, और हर लकीर किसी की जान के रास्ते पर थी। मैं वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, यह गलत है, ये चुनाव मेरे बस का नहीं। मैं कोई भगवान नहीं जो तय करे
कि कौन जिए कौन मरे। तभी वो बूढ़ा पास आया और उसकी आंखों में वो गहराई थी जो इंसान की नहीं, किसी बहुत पुराने पाप की होती है। उसने कहा, मगर तुम ही हो जिसने ये खेल शुरू किया था। हर बार बचने के लिए किसी और को बीच में डाला, आर्या को अकेला छोड़ा, उमंग को अपने पीछे खड़ा किया और आदित्य को अपनी परछाई में जीने पर मजबूर किया। अब तुम्हें ही इसका अंत करना होगा। तभी आर्या धीरे से पास आई और बोली, मैंने माफ कर दिया था तुझे उसी दिन जब मेरी रूह इस ट्रेन में फंसी, पर तुझे तब माफ नहीं किया जब तूने मेरी मौत को एक हादसा कहा, जब तुझे लगा कि तेरे झूठे वादों का कोई हिसाब नहीं होगा। अब अगर तुझे रिहा होना है तो किसी का सच कबूल कर। उमंग पास आया और बोला, भाई तू नहीं जानता, मैं पहले ही मर चुका हूं। जब तूने उस रात मुझे बताया कि स्टेशन की सच्चाई सिर्फ एक अफवाह है और फिर अकेले फोटो लेने दौड़ पड़ा, मैं पीछे सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मुझे डर था कि तू फिर से भाग जाएगा, जैसे हर बार भाग जाता है जब किसी की जरूरत होती है। मेरे शरीर में अब कुछ भी बाकी नहीं है, पर मेरी याद तब तक भटकेगी जब तक तुझे माफ ना कर दूं। तीनों अब मेरे सामने खड़े थे। उनके चेहरे इंसान जैसे थे, लेकिन उनकी आंखों में शून्य था, एक खालीपन जो इस जगह ने गढ़ा था। और मुझे पहली बार लगा कि ये ट्रेन किसी नरक का दरवाजा नहीं, बल्कि वो दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे काले हिस्से दिखाता है, वो जिनसे तुम भागते हो। मैंने जमीन की तरफ देखा। पिघलते नाम अब जल रहे थे, उमंग, आर्या, आदित्य, और चौथा नाम धीरे धीरे उभर रहा था, अंशुमान। मैंने आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखा और कहा, नहीं छोटू, इस बार तेरे बड़े भाई की बारी है। मैंने जो बोया है अब उसे काटूंगा भी, मैंने जो छुपाया है अब उसे कहूंगा भी। ये टिकट अब मेरी है और मैं अपनी मौत खुद तय करूंगा। तभी प्लेटफॉर्म पर सीटी गूंजी, लेकिन इस बार वो आवाज किसी इंजन की नहीं, मेरे अपने दिल की थी, जो अब डर नहीं रहा था बल्कि तैयार हो गया था। वो मैं था, अंशुमान, जो बरसों तक अपने गुनाहों की छांव में खुद को बेगुनाह मानता रहा, जो दूसरों की मौत को संयोग कहता रहा और अपनी आत्मा की गूंगी चीखों को अनसुना करता रहा। मगर उस रात, उस आखिरी प्लेटफॉर्म पर मैं खुद से पहली बार नजरें मिला रहा था। प्लेटफॉर्म के तीनों छोर अब अंधेरे में समा चुके थे, बस मेरे पैरों के नीचे जलता हुआ नाम चमक रहा था, अंशुमान। और जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया, स्टेशन की जमीन कांपने लगी। ट्रेन के दरवाजे एक एक करके बंद हो रहे थे, लेकिन आखिरी डिब्बे का दरवाजा अब भी खुला था। वही दरवाजा जिससे मैं भाग सकता था, लौट सकता था। मगर अब मैं जान चुका था, लौटने का मतलब सिर्फ बच जाना नहीं होता। लौटने का मतलब है सच्चाई को अपने साथ लेकर जीना। और जब सच्चाई इतनी जहरीली हो कि हर सांस पर जले का एहसास दे, तब लौटना भी सजा ही होता है। बूढ़ा पास आया। अब उसकी चाल थमती जा रही थी, आंखें बुझ रही थीं, जैसे उसकी भूमिका अब खत्म होने वाली हो। उसने कहा, तुमने चुन लिया खुद को। यही पहली सच्चाई थी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आर्या ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों से अब कोई आंसू नहीं बह रहे थे, बस एक ठहराव था, जैसे बरसों से जमी राख अब हवाओं में घुल रही हो। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा, अब मैं जा सकती हूं। अब मैं भटकी नहीं रहूंगी, क्योंकि जिसे माफ करना था वो खुद को कबूल कर चुका है। उमंग ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तूने एक दोस्त को खोकर दोस्ती को पाया है भाई, तू बचा नहीं, तू बना है। और आदित्य, जो अब भी खड़ा था, उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो पहले था। अब वहां यकीन था, बड़ा भाई लौटेगा, जरूर लौटेगा। तभी एक तेज झटका हुआ और प्लेटफॉर्म की जमीन दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ पिघलता अंधेरा, दूसरी तरफ उजाला जो साफ नहीं था बल्कि राख से भरा धुंधला प्रकाश था। ट्रेन के आखिरी डिब्बे का दरवाजा खुला और भीतर से एक और चेहरा निकला। वो मेरा था, मगर उससे बूढ़ापन झलक रहा था। बाल सफेद, आंखें बुझी हुई, होंठ सूखे, और वो मैं कुछ नहीं बोला, बस हाथ फैलाकर मुझे बुला रहा था। और तभी एक अनाउंसमेंट गूंजी, गोपीनगर प्लेटफॉर्म से आखिरी रवानगी के लिए यात्री आत्मा संख्या 119 अब तैयार है, गंतव्य सच्चाई का बोझ। मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार सबको देखा। आर्या, उमंग और आदित्य अब धीरे धीरे धुंध में बदल रहे थे।
उनकी आकृतियां मिट रही थीं, जैसे अब उन्हें बंधे रहने की जरूरत नहीं। और मैंने कदम उस ट्रेन की ओर बढ़ा दिए जो अब भी बिना इंजन थी, बिना आवाज के सरक रही थी। मगर उसमें अब डर नहीं था, सिर्फ हिसाब था और शायद कोई नई शुरुआत। मैं जैसे जैसे उस आखिरी डिब्बे की तरफ बढ़ रहा था, ट्रेन की दीवारें बदलने लगी। लोहा पत्थर में बदल गया, फिर लकड़ी में, फिर धुआं बनकर बिखरने लगा, जैसे ये ट्रेन असल में कभी बनी ही नहीं थी। यह सिर्फ एक भ्रम था जो हर गुनहगार को उसी रूप में दिखती है जैसा उसका पाप चाहता है। डिब्बे के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंड शरीर में उतर गई। वहां कोई सीट नहीं थी, कोई लाइट नहीं, बस एक लंबा अंधेरा गलियारा था जिसकी दीवारों पर मेरी ही जिंदगी के टुकड़े चिपके हुए थे। स्कूल का कोना जहां मैंने आर्या को पहली बार देखा था, वो साइबर कैफे जहां से मैंने उमंग को झूठे प्रोजेक्ट में फंसाया था, और वो घर का दरवाजा जहां से आदित्य ने मुझे जाते वक्त आखिरी बार देखा था। अब वो सब एक साथ मेरी आंखों के सामने चल रहा था, जैसे मेरी आत्मा खुद पर मुकदमा चला रही हो। तभी ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया और एक जोर की सीटी बजी। इस बार आवाज कानों में नहीं, सिर के भीतर थी, इतनी तेज कि मेरे होश उड़ गए। और जब आंखें खुली तो मैं वहीं प्लेटफॉर्म पर पड़ा था, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। स्टेशन वीरान नहीं था, बल्कि पूरी तरह उजाड़ था। बोर्ड टूटा हुआ, टिकट खिड़की ध्वस्त, और आसपास सिर्फ राख बिखरी थी, जैसे यहां बरसों पहले कोई आग लगी हो। मैंने उठकर देखा तो घड़ी की सुइयां गायब थी, जैसे अब यहां वक्त ही नहीं बचा था। जेब में हाथ डाला तो टिकट भी राख बन चुकी थी। मैंने खुद को टटोला। मैं जिंदा था, मगर कुछ ऐसा मेरे भीतर मर गया था जिसे मैं शायद कभी समझ नहीं पाऊंगा। मैंने स्टेशन से बाहर जाने की कोशिश की, पर रास्ता अब घास और झाड़ियों से भर चुका था, जैसे कोई वहां बरसों से नहीं गया हो। और जब गांव पहुंचा तो एक बूढ़ा आदमी मुझे घूरते हुए बोला, तू कौन है बेटा? गोपीनगर स्टेशन तो 1980 में जलकर खत्म हो गया था, और वहां कोई भी अब जाने की बात नहीं करता। मैंने कांपते हुए कहा, मगर मैं तो अभी, और मेरी आवाज गले में अटक गई। मैंने पास के मंदिर के बाहर लगे लोहे के बोर्ड पर खुद का चेहरा देखा, आंखें सुनी, चेहरा बुझा हुआ, और वहां नीचे लिखा था गोपीनगर। हादसे का आखिरी गवाह अंशुमान चौधरी, जिसकी कहानी कोई नहीं जानता, पर जिसकी परछाई आज भी उस जले हुए स्टेशन पर सीटी बजाती है। तभी दूर से ट्रेन की हल्की सी आवाज आई, बिना सीटी की, बिना इंजन की, और मैंने महसूस किया कि शायद मैं लौट तो आया था, मगर अपनी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा स्टेशन पर ही छोड़ आया था। पर एक बात जो कोई नहीं जानता, उस प्लेटफॉर्म पर अब भी एक टिकट उड़ती है, और हर बार जब कोई वहां बिना वजह पहुंचता है, वो टिकट फिर से किसी नाम पर टिक जाती है और कोई नई कहानी शुरू हो जाती है।